बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमज़ान। हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत से एमडीकेट के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको डिस्कस किया। आज का जो हमारा पेपर है इट इज़ गोइंग टू बी द एमडीकेट 2022 एग्जाम ऑफ बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा। तो बोलान यूनिवर्सिटी ने जो 2022 के अंदर एमडीकेट को कंडक्ट किया था उसको हम लोग उसका जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से एमसीक्यूज आए हैं, उनके क्या क्या आंसर बनते हैं और क्यों वो वाले आंसर बनते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है, डाइएस्टेज और अमाइलेज एक्ट्स ऑन। अमाइलेज को पहले छोड़ें, डाइएस्टेज की बात करते हैं। ये एक क्लास या कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स होती है जो कि स्टार्च के ऊपर एक्ट करते हैं। स्टार्च को तोड़कर उसको डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। तो डाइएस्टेज और अमाइलेज जो कि अमाइलोज के ऊपर एक्ट करते हैं, अमाइलोज भी स्टार्च ही की एक टाइप है। तो डाइएस्टेज और अमाइलेज होंगे वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करेंगे और इन्होंने स्टार्च को कन्वर्ट करना होता है माल्टोज के अंदर। Which of the following is antagonistic to condensation? Condensation बेसिकली हम लोग एक ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे और वो एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस काम के अंदर क्या होता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होगा। ये वाला जो फिनोमिना होता है ये कंडेंसेशन होता है। इसका एंटागोनिस्टिक है, इसका ऑपोजिट क्या होगा कि लार्जर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में और इसमें पानी का मॉलिक्यूल ऐड हो, उसमें पानी को ऐड किया जाएगा। तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन या हाइड्रेशन नहीं हो रही बल्कि हाइड्रोलाइसिस हो रही है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि पानी के मॉलिक्यूल को ऐड करके किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सैचुरेटेड फैट्स? बच्चों देखो, फैट की ना दो अलग अलग जो टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, अनसैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड इसी वजह से बोला जाता है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स जो होंगे इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो पता करनी है। दे हैव मल्टीपल डबल बॉन्ड्स इन कार्बन चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये पहली चीज हमारे पास गलत आ गई, तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। दे आर मोर कॉमन इन एनिमल्स देन प्लांट्स। बिल्कुल ऐसे ही एनिमल्स के अंदर फैट्स होते हैं जो चर्बी वगैरह होती है, प्लांट्स में नहीं होती। प्लांट्स से हमें ऑयल मिलता है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। They contain more hydrogen than saturated fats having same number of carbon atoms. ऐसा भी नहीं होता। They generally solidify at room temperature. Basically हमारे पास ये भी ट्रू है, सॉरी ये तीनों जो है ना इसके बारे में ट्रू है, लेकिन जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है ना ये ट्रू नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। Which of the following is a connective tissue? कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पे जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करती है? तो कार्टिलेज और बोन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये दो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि हमारे स्केलेटन को बनाते हैं। तो कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद वायरियोन इज डेजिग्नेटेड एज। वायरियोन क्या होता है? जब आप लोगों ने वैरायटी ऑफ लाइफ पढ़ा था चैप्टर, उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया था कि एक कंप्लीट मेच्योर पार्टिकल जिसके अंदर उसका जीनोम भी मौजूद हो और जीनोम होने के साथ साथ उसका जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन कोट है, ये भी मौजूद हो। ये पूरा का पूरा जो मेच्योर पार्टिकल होगा, इन्फेक्शियस एजेंट होगा, इसे हम लोग वायरियोन का नाम देंगे। तो कंप्लीट वायरस जो होता है दैट इज अ वायरियोन। सेल विदाउट सेल वॉल वुड बर्स्ट इन। अच्छा, अगर एक सेल की बात करें जिसके इर्द गिर्द सेल वॉल है, वो क्या करती है? उसको ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। अब ऑस्मोटिक लाइसिस का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हमारे पास एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट आता है, सपोज कर लें ये एक सेल है, इस सेल के अंदर बाहर से जो वाटर है वो एंटर अगर होगा तो सेल फट सकता है अगर उसके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं है, और सेल वॉल ने इस चीज़ से बचाना होता है। तो सेल विदाउट सेल वॉल वुड बर्स्ट इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, क्योंकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर जो होता है इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा होता है और जो सोल्यूट्स होते हैं वो कम होते हैं। तो पानी यहाँ पर ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी जो है वो कम है, तो वो ज़्यादा से कम वाली साइड में मूव करेगा, पानी एंटर होगा और इस इन्वायरमेंट के अंदर सेल जो है वो फट जाएगा। नॉर्मली ये वाला जो सीन होता है ये एनिमल सेल्स के साथ होता है। तो इसका आंसर हमारे पास ए होगा। लॉन्ग टर्म कंट्रोल सच एज रेट ऑफ ग्रोथ एंड सेक्सुअल मेच्योरिटी आर कंट्रोल्ड बाय। जो हमारे पास शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे अगर हमारी मूवमेंट हो गई, वो शॉर्ट टर्म चेंज है वो नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल करना, लेकिन जो लॉन्ग टर्म चेंज होते हैं वो केमिकल सिस्टम जो होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है। तो इसमें हार्मोन्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। इन विच ब्लड ग्रुप बोथ द एंटीजेंस आर प्रेजेंट। अगर किसी ब्लड ग्रुप के ऊपर ए वाली एंटीजन होगी तो उसको हम लोग ए ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर किसी के ऊपर बी वाली एंटीजन मौजूद होगी उसे हम बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। तो उसका मतलब है
कि अगर दोनों एंटीजन ए और बी अगर कहीं पे मौजूद होगी, उस ब्लड ग्रुप को हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप का नाम देंगे। इसका आंसर जो है दैट इज सी। Facilitated diffusion involves carrier molecules. The molecules are chemically carrier in nature. अच्छा, कौन से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाने के लिए कैरियर मॉलिक्यूल का काम करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कुछ एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, सेल से अंदर या बाहर आने के लिए किसी मॉलिक्यूल को हेल्प कर रही होती हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं ये नेचुरली कैरियर मॉलिक्यूल का काम करती हैं। Who proposed fluid mosaic model? दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो प्रपोज किया, लॉरेंस ओकिन और रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सेल थ्योरी के ऊपर काम किया था, रॉबर्ट ब्राउन अगेन उससे सेल थ्योरी के ऊपर काम किया था। रेने डी डव इसने सेलुलर ऑर्गेनेलिज को डिस्कवर किया था, जो हमारे पास सिंगर और निकलसन है, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो प्रपोज किया। टू सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स आर, सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है हमारे पास ग्लाइसिन, उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो COOH CnH2 एंड H। ये हमारे पास सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है जो कि ग्लाइसिन है। और अगर इस H की जगह पे हम लोग CH3 लगा दें तो वो एलानिन बन जाता है। तो दैट इज़ वाई ये जो दो आपके पास अमीनो एसिड्स हैं ये सबसे ज़्यादा सिंपल अमीनो एसिड्स हैं। द एनिमल विच इज़ नॉट हैविंग सॉफ्ट बॉडी, अच्छा जी, तो हिरुडू जो कि फैमिली हिरुडिनी से बिलोंग करता है, जैसे कि जिसके अंदर लीचीज होती हैं जो एक्सो पैरासाइट है, ये हमारे पास हिरुडू, इसकी खैर सॉफ्ट बॉडी नहीं होती। उसके अलावा ओनियो, ये बच्चों बेसिकली क्लैम्प्स जो होते हैं ना, अगर आप लोग ऑयस्टर्स को देखो, क्लैम्प्स को देखो, तो इसके दो शेल्स होते हैं जिसके अंदर एक बड़ा सॉफ्ट सा ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है जिसने पर्ल बनाने होते हैं, ये वो है। सीपिया, आप लोगों को आइडिया हो गया कि ये भी मोलस्क है। और लॉलिगो बेसिकली जैसा स्क्विड होते हैं, स्क्विड्स बिल्कुल वो ना ऑक्टोपस की तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये तीनों ही सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म हैं। हिरुडो जो है ये फैमिली हिरुडनी से बिलोंग करते हैं और ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म नहीं होते। स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट स्टार्ट्स आफ्टर ओव्यूलेशन, अच्छा जी, तो मेंस्ट्रुअल स्टेज ये तो लास्ट स्टेज होती है, फॉरन ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट नहीं होती। फॉलिकुलर स्टेज ओव्यूलेशन से पहले होती है जिसमें फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं। प्रोलिफरेटिव स्टेज भी इससे पहले होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रही होती हैं, ये वही दोनों। जो सिक्रेटरी स्टेज है वो ओव्यूलेशन के बाद शुरू होती है, तो डी हमारे पास इसका आंसर होगा। एनिमल्स हैविंग जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन आर नोन एज, बच्चों आप लोगों को जॉइंटेड लेग से पता चल गया होगा कि आर्थ्रोपोड्स होंगे, ठीक है। कोऑर्डेट्स हैं, इंसान है, हम लोगों के अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं होता, काइटिनस एक्सोस्केलेटन नहीं होता, कोऑर्डेट नहीं होंगे इसका आंसर। एनिडेड वर्म्स है, ये भी इनके अंदर लेग्स नहीं होती, मोलस्का के अंदर लेग्स नहीं होती, तो बी आपके पास इसका आंसर है। Similarity in the structure and function of DNA and RNA provides evidence that all organisms are। अगर हम ऑर्गेनिजम्स के डीएनए और आरएनए को देखें तो इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। ये हमें बात बेसिकली एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से बताती है कि तमाम ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरह से आपस में रिलेटेड हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। उनकी जो एवोल्यूशन है वो हेट्रो या पैराफाइलेटिक नहीं होगी, जिसका मतलब हेट्रो का मतलब है कि उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से वो इवॉल्व हुए हैं। इनकी जो एवोल्यूशन होगी वो मोनोफाइलेटिक है। अब यहाँ पे बी को उन्होंने सी के बाद लिखा हुआ है। मोनो का मतलब होता है वन, फाइलेटिक यानी कि वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होकर आगे आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स। विच आर कॉल्ड एज नेकेड वायरसेस, दो तरह के वायरसेस होते हैं। अगर हम उनके इन्वेलप की बात करें तो अगर किसी वायरस के ऊपर इन्वेलप मौजूद है तो वो इन्वेलप्ड वायरस कहलाएगा, अगर किसी वायरस के ऊपर इन्वेलप मौजूद नहीं है तो वो नेकेड वायरस कहलाएगा। तो नॉन इन्वेलप्ड वायरस होंगे, इनको हम लोग नेकेड वायरस का नाम देंगे। माल्टोज इज, अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, जब सबसे पहला एमसीक्यू जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यार जो हमारे पास अमाइलेज है वो या जो डाइएस्टेज एंजाइम्स होते हैं वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको इतना छोटा कर देते हैं कि उसमें सिर्फ 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रह जाते हैं, दैट इज माल्टोज। तो माल्टोज जो है वो 2 अलग अलग मोनोसेकेराइड के मिलने से बनता है, तो ये डाइसेकेराइड होता है। डाई का मतलब ही 2 होता है। लिंगुअल लाइपेज इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, इतना ज्यादा ये प्रोमिनेंट एंजाइम नहीं होता, लेकिन हमारी जबान के नीचे वो कौन सा ग्लैंड है जो कि लिंगुअल लाइपेज सीक्रेट करता है? पैरोटिड और सबमेंडिबुलर ग्लैंड जो होते हैं, इन्होंने तो अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस करना है। जो एबनर्स ग्लैंड है, एबनर एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये डिस्कवर किया था, उसका जो एबनर्स ग्लैंड है वो लिंगुअल लाइपेज प्रोड्यूस करता है। विच प्रोटीन, और जो पैंक्रियाज हमारे माउथ में नहीं होता, विच प्रोटीन एस्टेब्लिशेस द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज,
तो बोन और कार्टिलेज के दोनों के अंदर एक ऐसी प्रोटीन जो कि सिमिलर है, जो कॉमन होती है, वो कौन सी प्रोटीन होती है? मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर होती है, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होती है, फाइब्रिनोजिन भी ब्लड के अंदर होती है जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है और हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है। कोलाजिन वो प्रोटीन है जो कि दोनों के अंदर पाई जाती है। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? तो इसमें ए ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, इसमें बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसमें ए बी हो सकता है और इसमें ओ हो सकता है। तो टोटल 4 फिनोटाइप्स होंगी। अगर हम इसमें ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव की बात करें तो वो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम अलग से आ जाता है हमारे पास, तो वो इसमें नहीं होगा, वरना तो वो 8 तक चला जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर टोटल 4 फिनोटाइप्स ही होती हैं, तो बी आपका आंसर है। हिस्टामिन कॉजेज ब्लड वेसल्स टू। हिस्टामिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन के तौर पर हमारी बॉडी जो है वो रिलीज करती है, सिक्रीट करती है। और जो हिस्टामाइंस होते हैं ये वेजोडाइलेटर होते हैं। वेजोडाइलेटर कौन सा कंपाउंड होता है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, कंस्ट्रिक्ट नहीं करता? तो ए आपके पास इसका आंसर है। व्हाट इज ट्रू अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बच्चों देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इन्होंने स्टोरेज वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर नहीं करना आपस में, पहली चीज हमारे पास ये गलत होगी। दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। जो नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में हेल्प करते हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन दैट। बी आपके पास ट्रू है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन्होंने नहीं करना, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन्होंने नहीं करनी, तो बी आपके पास इसका आंसर है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स व्हेन। अच्छा, दो हमारे पास जो इसके आंसर है, देखें, ग्रीन तो वैसे भी प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करते, जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब नहीं करता ग्रीन लाइट को, तो ग्रीन लाइट में तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। रेड और ब्लू जो वेवलेंथ है, इनके ऊपर प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। इन रेड और ब्लू के अंदर भी जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट के अंदर प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है रेड लाइट की। Which of the following is devoid of cell wall? जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मली सभी के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, सिवाय एक जीनस के जो कि सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। ये वाला एमसीक्यूज पता नहीं कितनी दफ़ा रिपीट हो चुका है पिछले 3 से 4 सालों के अंदर। तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी ने ये वाला एमसीक्यूज दिया हुआ होता है कि माइकोप्लाज्मा, हमारे पास सबसे छोटे बैक्टीरिया जो है उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, दे आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, यानी कि उनके पास सेल वॉल नहीं है। पोलियो वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो पोलियो वायरस है बच्चों, देखें, टेडपोल तो बैक्टीरियोफेज होता है। जो रॉड शेप वायरस हैं वो उसको हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके अलावा स्पाइरल जो हेलिकल वायरस होते हैं वो भी जो पोलियो वायरस है वो नहीं है हमारे पास। जो पोलियो वायरस है ये गोल सा एक स्फेरिकल सा वायरस होता है। इसका आंसर जो है वो ए होगा। एवरेज स्पर्म काउंट पर मिलीलीटर इज, एक ना कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया एक डिसऑर्डर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें 20 मिलियन से नीचे नंबर चला जाता है स्पर्म्स का। तो यानी कि 20 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 20 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, 20 मिलियन से नीचे नहीं जाना चाहिए पर मिलीलीटर ऑफ स्पर्म। तो 20 मिलियन टू 150 मिलियन इज द एवरेज स्पर्म काउंट फॉर अ हेल्दी मेल। When and who discovered Golgi apparatus? हमें ये पता है कि कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी apparatus को डिस्कवर किया था। जॉर्ज गोल्जी, या केस उसका नाम शुरू नहीं होता, उसने 1898 में डिस्कवर किया था। तो बी आपके पास इसका आंसर है। Which of the following is a DNA वायरस? पोलियो वायरस RNA वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस RNA वायरस है, मम्स भी RNA वायरस है, हर्पीज वायरस जो है ये एक डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। The temperature at which inactive enzymes regains its function is called। तो अगर हमारे पास एक एंजाइम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, उस एंजाइम के अंदर काम करने के लिए कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद नहीं है, हम उस एंजाइम को टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, तो वो टेम्परेचर जहाँ पे एक एंजाइम दोबारा काम करना शुरू करता है, उस जगह पे एंजाइम की एक्टिविटी सबसे कम होती है, उस टेम्परेचर को हम लोग मिनिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। ऑप्टिमम पीएच फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ स्टमक इज। आप लोगों को पता है कि स्टमक के अंदर इन्वायरमेंट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हाईली एसिडिक होता है। तो स्टमक के अंदर जिन एंजाइम्स ने काम करना है उनको अडेप्ट करना पड़ेगा उस इन्वायरमेंट के लिए, तो वो उनकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो भी हाईली एसिडिक ही होती है वहां पे काम करने के लिए। सूडोमोनास इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। जो सूडोमोनास होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, बल्कि ये एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल को खा रहे होते हैं। दे आर सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग। अच्छा, बेकिंग में जनरली जैसे आप लोग यीस्ट को यूज करते हो, यीस्ट जो होती है वो जब हमारे पास फर्मेंटेशन करती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिमूव होती है, तो हमारी जो डो है वो रेज हो जाती है, फूल जाती है, तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं होने वाली, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी नहीं होगी, सांस नहीं लेनी उसने वहाँ पे, उसने एन एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है। तो डी इसका आंसर हमारे पास। ट्रेपोनीमा पैलिडम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर विच डिजीज। अच्छा, जो गोनोरिया होता है ये निसीरिया गोनोरिया, बैक्टीरिया का नाम है निसीरिया गोनोरिया, जिसकी वजह से बीमारी होती है, तो गोनोरिया इसकी वजह से कॉज नहीं होता। एड्स जो है ये वायरस की वजह से होता है, डायबिटीज जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होता है, ओबेसिटी की वजह से होता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचती है सिफिलिस। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलिडम when two or more genes interact in a way that their effect is additive expression it is। अच्छा, यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शंस के दरमियान में बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होंगे। कोडोमिनस में तो एक सिंगल जो जीन की डिफरेंट एलील्स हैं वो मिलजुल के काम कर रही हैं। यहाँ पे बात हो रही है दो या दो से ज्यादा जीन्स ताकि एक कैरेक्टर कंट्रोल हो सके। बच्चे जो कंफ्यूज होंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एपिस्टेसिस में होंगे, क्योंकि एपिस्टेसिस में ऐसा होता है कि एक जीन का जो एक्सप्रेशन है, प्रॉपर एक्सप्रेशन जो है वो दूसरी जीन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एंटीजेंस जो कि हमारे रेड ब्लड सेल पे मौजूद होती हैं, अगर उन्होंने रेड ब्लड सेल के ऊपर आके अटैच होना है तो नीचे एक जो शुगर मॉलिक्यूल है वो ऐड होना चाहिए, वो तो कोई दूसरी जीन कंट्रोल कर रही होती है। तो अगर वो दूसरी जीन जो है वो नहीं प्रोड्यूस करती है अपना प्रोडक्ट, तो चाहे एंटीजन जितनी मर्जी प्रोड्यूस हो वो रेड ब्लड सेल के ऊपर आकर अटैच नहीं हो पाएंगे। ब्लड में एंटीजन रहेंगी, रेड ब्लड सेल के ऊपर अटैच नहीं हो पाएंगी। दैट फिनोमिना इज एपिस्टेसिस। जब दो या दो से ज्यादा जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी कि एक से ज्यादा जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रही हैं। ओके, 14 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पोटैटो के अंदर 48 होते हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला के अंदर टोटल 8 होते हैं, रैट के अंदर 42 होते हैं, तो गार्डन पी प्लांट जो है इसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। Where does the trachea lie in relation to esophagus? एसोफेगस हमारी फूड कैनाल होती है, वो बैक साइड पर होती है, जो वो डोर्सल साइड पर होती है, उसके सामने वाली साइड पे हमारी ट्रेकिया ये वाली, तो ट्रेकिया जो होगी डोर्सल पे नहीं होगी, डोर्सल पे तो एसोफेगस है, ट्रेकिया वेंट्रल साइड पर होती है। A hemophilic male marries a hemophilia B carrier female। अच्छा ठीक है, hemophilic male है, उसका जो जीनोम होगा, उसकी जो जीनोटाइप होगी ये होगी। हीमोफीलिया कैरियर फीमेल है, फीमेल की जो जीनोटाइप है वो ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वन ऑफ देयर चिल्ड्रन इज हीमोफिलिक एंड द रिमेनिंग 3 आर नॉर्मल। उनके 4 बच्चे हैं जिनमें से एक को डिजीज है, बाकी तीनों नॉर्मल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल बी हीमोफिलिक। अच्छा, हम यहाँ पे इसका खुद से एक दफा वो पुनिट स्क्वायर बना के देखते हैं। सपोज कर लीजिए जो फीमेल के जो गैमीट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल एच और यहाँ पे स्मॉल एच वाला। मेल के गैमीट्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल एच और वाई। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कैरियर फीमेल प्रोड्यूस होगी, इसमें डिजीज के चांसेस नहीं होंगे, मतलब डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगी, उसके अंदर अलील मौजूद है। दूसरा हमारे पास ये वाली फीमेल है जिसके अंदर डिजीज के चांसेस हैं, मतलब डिजीज होगी उसके अंदर। थर्ड हमारे पास मेल प्रोड्यूस होगा जो कि हेल्दी होगा, और फोर्थ एक मेल प्रोड्यूस होगा जिसमें बीमारी होगी, यानी कि 2 आउट ऑफ 4 जो किड्स हैं उनके अंदर डिजीज हो सकती है। 50% चांसेस होंगे, बच्चों हमेशा चांसेस 50% रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कि पहले अगर 4 बच्चे पैदा हो गए उनमें 3 नॉर्मल हैं, एक को डिजीज है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 25% चांसेस हो जाएंगे। चांसेस हमेशा यहाँ पे 50% ही रहेंगे हर बच्चे के टाइम पे। तो बी आपके पास इसका आंसर होगा। Which of the following cell does not possess Golgi apparatus? Golgi apparatus उन सेल्स के अंदर एक तो ज्यादा मौजूद होता है जिन्होंने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करनी है। दूसरी बात ये कि Golgi apparatus एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है। तो एनिमल सेल यूकैरियोट है, प्लांट सेल यूकैरियोट है, फंगल सेल भी यूकैरियोट है, लेकिन बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, तो बैक्टीरिया के अंदर Golgi apparatus नहीं होगा। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स द हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है? जब कभी भी फॉलिकल के ऊपर आकर, जब एक फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, इसके ऊपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर एक्ट करता है, इसको रप्चर कर देता है। रप्चर होने के बाद जो फॉलिकल है वो कन्वर्ट होता है येलो कलर के ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के अंदर। वो जो येलो कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना है जो कि एंडोमेट्रियम को मजीद थिक करता है।
द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, बच्चों ये चीज़ आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है कि प्योर वाटर का जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है, इससे कम ही जाएगा वाटर पोटेंशियल, इससे ऊपर नहीं जाता। वट इज़ द स्टडी ऑफ जॉइंट कॉल्ड, आप लोगों को पता है कि जो आर्थ्रोलॉजी है, जो आर्थ्रोलॉजी को हम लोग जॉइंट की स्टडी का नाम देते हैं, क्योंकि जो जॉइंट है उसका उस वर्ड का ताल्लुक आर्थ्रो के साथ है। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है, तो इसका आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लिम्फेटिक ऑर्गन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन स्टमक उसका हिस्सा नहीं है, किडनी उसका पार्ट नहीं है। वो लिम्फेटिक ऑर्गन जो कि ब्लड को भी फिल्टर करने का काम करता है, और हमारी बॉडी में सबसे बड़ा लिम्फोइड मैस है वो स्प्लीन होता है। स्प्लीन आपके पास इसका आंसर है। वट इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में कौन सी चीज़ ट्रू है? इसमें द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर इज हाईली वेरिएबल इज एक्चुअली ट्रू, ये वाली बात इसके बारे में ट्रू है कि उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो नंबर ऑफ पोर्स होता है वो हर सेल के लिहाज से डिफरेंट होता है। इट इज़ हाईली वेरिएबल, ये कॉन्स्टेंट नहीं है। इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, वो डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नहीं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है। ओके, BCG वैक्सीन कैन बी यूज टू ट्रीट, अच्छा ये हमारे पास ना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैक्सीन है जो कि हमेशा एक बैक्टीरिया के खिलाफ यूज होती है, जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कोज करता है। वो टाइफॉइड कोज करने के लिए वैक्सीन ये वाली यूज नहीं होती, कॉलरा या निमोनिया के लिए नहीं होती, ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म, अगर हम लोग एक स्पर्म का जनरल सा स्ट्रक्चर बनाएं, उसके अंदर जो हेड होता है इसको हम लोग एक्रोसोम का नाम देते हैं, तो ये दोनों सेम है। अगर दोनों ऑप्शंस हमारे पास सेम है तो वो तो आंसर नहीं होने वाला। उसके नीचे कॉलर वाला रीजन होता है, और इसके बाद हमारे पास नीचे जो टेल है वो आ जाती है। तो एक्रोसोम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, टेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हमारे पास कॉलर रीजन के अंदर या जो मिड पीस है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। Which of the following is not an example of disuse of organ? लामार्क के मुताबिक जब भी कोई ऑर्गन जो है वो डिसयूज होगा तो वो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। स्नेक्स लेग जो है ये डिसयूज की एग्जांपल हैं। शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ, जैसे कि इंसानों के जो बच्चे होते हैं उनके जब दांत वो यूज तो होते रहते हैं लेकिन फिर भी वो गिर जाते हैं, तो ये डिसयूज ऑफ ऑर्गन की एग्जांपल नहीं है। बाकी मसल एट्रोफी यानी कि जब हम अपने मसल्स को यूज नहीं करते उनका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, ये भी उसकी एग्जांपल है। कानों की जो मूवमेंट है इंसानों के अंदर उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी बाकी मैमल्स में होती है, क्योंकि इंसानों को कान मूव करने की इतनी जरूरत नहीं है, तो ये भी उसकी एग्जांपल है। बी आपके पास इसका आंसर है। साइनाइड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एंजाइम्स, बच्चों आप लोगों को पता है कि साइनाइड्स होते हैं दे आर पॉइजन, वो जहर है, और वो जब एक एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। कंपैटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं इनको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो साइनाइड जो होगा वो कंपैटिटिव इनहिबिटर नहीं होगा, क्योंकि साइनाइड इरिवर्सिबल होता है, ये नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर ही होगा। Which of the following types of organisms first evolved about 15 billion years ago? अच्छा, हमारी जो ये एमसीक्यूज गलत है बच्चों, यहाँ तो टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर यूनिवर्सिटी ने ये वाला एमसीक्यूज गलत टाइप किया हुआ है, क्योंकि तब तो लाइफ ही मौजूद नहीं थी दुनिया के ऊपर। लाइफ बिगेन अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो 3.5 बिलियन साल पहले जो है वो लाइफ शुरू हुई है, और वो वाली जो लाइफ है वो प्रोकैरियोट्स थी, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। अच्छा, डोमिनेंस इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन एलील ओवर इट्स पार्टनर एलील ऑक्यूपाइंग द। डोमिनेंस में क्या होता है कि सपोज करिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी भी जो होगी वो स्मॉल टी के ऊपर अपना इफेक्ट शो करेगी, स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगी। इन्होंने सेम लोकस ऑक्यूपाई किया होता है लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर। सपोज कर लें अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर अगर हमारे पास इस जगह पे कैपिटल टी मौजूद है तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी मौजूद होगी। तो होमोलोगस पेयर के ऊपर सेम लोकस के ऊपर दोनों एलील्स मौजूद होंगी जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो वापस आते हैं उस कलर की तरफ, तो सेम लोकस ऑन सेम क्रोमोसोम नहीं होगा बच्चों, वो डिफरेंट लोकस भी नहीं होगा, सेम लोकस ऑन रिस्पेक्टिव होमोलॉग। आपके पास ये वाला आंसर है इसका ट्रू। During an involuntary action, nerve impulse is passed through a pathway called, जो involuntary action जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं,
रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो नर्व इम्पल्स होती है वो जिस पाथवे से गुजरती है उस पाथवे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क का। बच्चों सी आंसर इसका गलत होगा क्योंकि इसमें रिफ्लेक्स एक्शन भी बताया गया है। उन्होंने सिर्फ पाथवे पूछा तो पाथवे सिर्फ रिफ्लेक्स आर्क है, डी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, जो बैक्टीरिया होता है उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी है, उसमें एल्कोहल भी प्रोड्यूस होती है, उसमें लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया एसिडिक एसिड भी बनाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन विच फॉर्म। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ब्लड से या बॉडी टिश्यू से लंग्स तक किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है? तकरीबन 70 to 75% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयंस होंगे हमारे पास। हु हेल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ लाइफ, कि जितनी भी लाइफ है वो एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होकर आई है। एरिस्टोटल के पास उतना डीप नॉलेज नहीं था, लामार्क का ये नज़रिया इतना डीप नहीं था, लेकिन डार्विन ने ये जो थ्योरी ये प्रपोज की थी। डार्विन के साथ साथ एल्फ्रेड वॉलेस का भी सेम ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन एल्फ्रेड वॉलेस से पहले डार्विन ने प्रपोज कर दी थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डार्विन होगा। वरना एल्फ्रेड वॉलेस की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी आइडेंटिकल थी, दोनों की थ्योरी सेम थी, मगर एल्फ्रेड वॉलेस को उतना क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो गया था। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए? क्लोरोफिल ए का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है? C55H72 Mg, मैग्नीशियम का एक सिंगल एटम होना है, ऑक्सीजन के 4 होंगे और नाइट्रोजन जो होंगे हमारे पास वो 5 होंगे। तो टोटल हमारे पास जो ये मोलिकुलर फॉर्मूला होता है क्लोरोफिल ए का, उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं? उसमें 72 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? आप लोगों को पता है कि सिनेट्रेटा के अंदर एक जो लाइफ होती है वो पॉलिप फॉर्म में होती है, दूसरी मेडूसा फॉर्म में होती है। ठीक है, जो एक ऑर्गेनिज्म होगा, एक जो उसकी लाइफ की स्टेज होगी पॉलिप फॉर्म में भी हो सकती है। ओबेलिया इसकी एक एग्जांपल है। ओबेलिया के अंदर एक पॉलिप फॉर्म होती है, दूसरी मेडूसा होती है, तो वो सिनेट्रेटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलती है। विच बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ? कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अर्थ के स्कैवेंजर्स कहलाएंगे, यानी कि उन्होंने डेड डिकेइंग मैटर को खाना है, वो जो रिसाइकलिंग करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास पैरासिटिक बैक्टीरिया नहीं हो सकते। जो वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड डिकेइंग मैटर को खाते हैं उन्हें हम लोग सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स आर नेम्ड सो ड्यू टू देयर। लाइसोसोम का तो एक एक्शन है, उनका जो फंक्शन है उसकी वजह से उनका जो काम होता है, उनका जो नाम होता है वो लाइसोसोम पड़ा होता है। दूसरा, उनकी जो कंपोजिशन होती है, उनमें जो एंजाइम्स होते हैं उनकी कंपोजिशन और उनका जो फंक्शन है, जो रोल है, उसकी वजह से लाइसोसोम जो है वो लाइसोसोम कहलाते हैं। व्हाइट मैटर इन नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, जो दो तरह का मैटर होता है, ग्रे मैटर जिसके ऊपर नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, सेल बॉडीज होती हैं, उसमें जो व्हाइट मैटर होता है उसके अंदर माइलिनेटेड सेल्स होते हैं, माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं, माइलिन शीथ होती है उनके ऊपर। कैटालिटिक साइट ऑफ एन एंजाइम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड? कैटालिटिक साइट होती है क्या? सपोज कर लें अगर हमारे पास एक अमीनो एसिड और एक एंजाइम है, उस एंजाइम के अंदर ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये एक्टिव साइट है, इसमें एक बाइंडिंग एरिया होगा और छोटा सा जो एरिया होगा जिसने एक्चुअल में प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, वो कैटालिटिक साइट होगी। तो कैटालिटिक साइट और बाइंडिंग साइट दोनों एक्टिव साइट का पार्ट होती हैं और इसमें 3 से 12 के करीब अमीनो एसिड जो मौजूद होते हैं। हार्मोन that make uterus receptive for the implantation of zygote। तो जब कभी भी ओव्यूलेशन होती है तो ओवरी से एक हार्मोन प्रोड्यूस होकर आता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूट्रस को रिसेप्टिव बनाता है कि जब जाइगोट आएगा इसके ऊपर अटैच हो जाए और वहां से आगे जो प्रेगनेंसी है वो स्टार्ट हो। एक्रोमेगली इज कोज्ड ड्यू टू द ओवर सिक्रेशन ऑफ। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन होता है जब बचपन में वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो तो जाइगेंटिज्म कोज करता है। अगर प्यूबर्टी के बाद वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, वो ओवर सिक्रीट होना शुरू हो जाए, तो वो एक्रोमेगली कोज करता है। और ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? हम लोगों ने पहले बात कर ली थी कि एंटीजन जो होती है वो तो प्रोटीन होती है, लेकिन वो रेड ब्लड सेल किसके जरिए अटैच होगी? वो एक शुगर मॉलिक्यूल के जरिए अटैच होगी। तो ब्लड ग्रुप एंटीजन जो है दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन नहीं होगी, एग योक मेम्ब्रेन या माइलिन शीथ नहीं होगी। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाइंड इन।
जो अर्थवर्म है इसके अंदर ये एनिलिड है, इसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मैन और फिश के अंदर आप लोगों को पता है कि इंसानों के अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मछलियों में सिंगल सर्किट होता है लेकिन क्लोज होता है। कॉकरोच के अंदर या आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रोपोनिन बाइंड्स टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ट्रोपोनिन जो होती है वो एक्टिन के साथ भी बाइंड करती है, ट्रोपोमायोसिन के साथ भी बाइंड करती है और कैल्शियम के साथ भी बाइंड करती है, लेकिन वो मायोसिन के साथ बाइंड नहीं करती। तो एक्सेप्ट आ गया, यानी कि मायोसिन हमारे पास इसका आंसर है। ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव कैन बी डोनेटेड टू, जो ए नेगेटिव होगा वो ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, जो ओ नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ए पॉजिटिव कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए नेगेटिव। ऑक्सीजन विच इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। अच्छा देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हम बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जब शुरू में होता है तो वो हाई एनर्जी लेवल पर होता है, वो जब आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा होता है तो उसकी एनर्जी लेवल डिक्रीज हो रही होती है। तो जो ऑक्सीजन है वो लास्ट में मौजूद होता है, तो वो लो एनर्जी लेवल पर मौजूद होगा। द रिसेप्टर्स फॉर सेंसेशन ऑफ पेन आर नोन एज, ये आप लोगों को पता है कि जो पेन की सेंसेशन को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम लोग नोसिसेप्टर्स का नाम देते हैं। कार्डिक मसल्स आर द मसल्स ऑफ, ये एओर्टा में नहीं होते, वाल्व्स में नहीं होते, पल्मोनरी आर्टरी में भी नहीं होते। कार्डिक मसल्स सिर्फ दिल की दीवारों को बनाते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों बायोलॉजी वाला सेक्शन था। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं समझ आया तो आप लोगों ने मुझे लाजमी तौर पे कमेंट में बताना है, ताकि मैं आप लोगों को वो जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन कर सकूं। और होपफुली जिन बच्चों ने बयान यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है उनके लिए काफ़ी हद तक ये बेनिफिशियल रहा होगा। बच्चों अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बच्चों, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।